तो ओके, तो अब हम देखेंगे ये नया चैप्टर इजी मिनरल न्यूट्रिशन। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन ये बात याद रखना कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक नीड है सबकी सेम ही है एसेंशियली, जो कि उनको चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेसिकली, और रोटी कपड़ा मकान चाहिए बेसिकली। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर और मिनरल्स भी चाहिए जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। तो हाँ ओके, तो एक जो साइंटिस्ट था उन्होंने एक बहुत ही कूल चीज़ करी। तो उसने सोचा कि प्लांट को क्या मिट्टी ही चाहिए हमेशा, को क्या प्लांट पानी में नहीं उग सकते। तो जर्मन बॉटनिस्ट था शैक्स, जूलियस वोन शैक्स। तो इसने डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पानी वो बिना उसके भी उग सकते हैं। प्लांट कुड बी ग्रोन एट टू मैच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स इन कंप्लीट एक्सटेंट, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो पानी में प्लांट को उगाना बाय गिविंग न्यूट्रिएंट मीडियम आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक। तो इसमें कई तरह के इसने वो किए बेसिकली एक्सपेरिमेंट, कि कौन सा कितना चाहिए, मिनरल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, प्योरीफाइड वाटर जो भी है ये सब चाहिए। तो इसने देखा कितना को कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। तो एक मिनरल सोल्यूशन सब प्लांट के लिए ऑब्टेन कर लिया। अब इस मिनरल सोल्यूशन अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है, इसको इतना चाहिए, इसको इतना। तो उससे हम निकाले थे कि कॉम्प्लेन पहले बूस्ट देते थे तो उगता नहीं था, अब कॉम्प्लेन देते हैं, कॉम्प्लेंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, अच्छी मात्रा में, नॉर्मल अमाउंट में, तो सही है। तो इसकी वजह से जो है एक एसेंशियल एलिमेंट्स हमको आइडेंटिफाई किए प्लांट साइंटिस्टों ने, और इनके डिफिशियंसी सिस्टम भी जो है इस प्रोसेस के इस जो है क्या कहते हैं इस चेज़ के पीछे की अच्छा न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी हमको साइड बाय साइड पता चला, जो कि हम पढ़ेंगे। तो ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट टेक्निक है। इससे क्या क्या बनता है देख लो। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेटस। तो ये स्टार्टअप भी चलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो इस तरह के काम के ये बेसिक ऐसे नहीं, ऐसे बनते हैं जैसे कि सर ने बताया था, आनंद मनी साहब ने। तो या तो हाइड्रोमाइनिंग। अब एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, तो कैसे पता चलता है कि इस मिनरल सोल्यूशन में कौन से तो होने ही होने चाहिए। अब इसमें यार मैं मान लो यूरेनियम डाल दूंगा तो क्या प्लांट को उससे फ़ायदा मिलेगा? तो हमको 101 8 जो एलिमेंट पता है उसमें से मोर देन 60 जो है बेसिकली, 105 एलिमेंट है या 108 जो वेरी करते कभी नहीं आएगा, मोर देन 60 एलिमेंट जो है प्लांट के अंदर इनफैक्ट हमको चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली फाउंड मिलते हैं प्लांट्स के अंदर मोर देन 60। आज तक हमको वेरियस प्लांट्स के अंदर 60 से ज़्यादा एलिमेंट मिल चुके हैं। सम प्लांट स्पीशीज तो सेलेनियम और गोल्ड को भी एक्यूमुलेट कर लेती हैं अपने अंदर। जैसे इक्विसिटम होता है, अगर इक्विसिटम में उगता हुआ दिख जाए तो आपको पता लगना चाहिए वहाँ इस एरिया में गोल्ड है। और कुछ रेडियो एक्टिव साइट के पास स्ट्रोनशियम तक देखने को मिल जाता है प्लांट्स के अंदर। सो हो तो हमारी जो ऐसी है, हमारे पास टेक्निक्स भी हैं जो कंसनट्रेशन वेरी लो कंसनट्रेशन जैसे कि 10⁻⁸ ग्राम पर ml पे भी डिटेक्ट कर सकती हैं कि कोई मिनरल तो नहीं है इसके अंदर। डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट दीज लो टेम्परेचर्स। तो वाह, द क्वेश्चन ये है कि वेदर ऑल दिस डाइवर एलिमेंट इन प्लास्ट फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सेलेनियम आर, क्या ये सब नेसेसरी हैं, रियली नेसेसरी? तो इसके डिसाइड करते हैं हम इसमें। तो अब साइंटिस्टों ने कर देख लिया, अब क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी देखते हैं। तो ये 3 तरह के क्राइटेरिया बताएं। सबसे पहले तो एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बढ़ने और बढ़ाने के काम आना चाहिए। पहली बात तो एलिमेंट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, इनके बिना ना बढ़ पाएंगे ना बढ़ा पाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, एज सिंपल एज दैट। तो अब दूसरा काम है बढ़ना बढ़ा लिया, अब और भी काम होते हैं बेसिकली। देयर रिक्वायरमेंट फॉर एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। जो मैग्नीशियम काम करता है वो जो है भाई क्लोरीन नहीं कर सकता ऐसे, तो ये इनरिप्लेसेबल होने चाहिए वो, अगर उनको एसेंशियल एलिमेंट्स बनना है तो अगर वो इरिप्लेसेबल हैं तो वो एसेंशियल नहीं है, उनकी जगह कुछ और दे सकते हैं। समझ रहे हो। एलिमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो बिल्कुल सही बात है, या तो है ना बनाने में या फिर जो है तोड़ने में मदद आनी चाहिए प्लांट के, जब भी तो ये मेटाबॉलिज्म में काम आएंगे डायरेक्टली, इनके बिना वो काम नहीं हो सकता। ये इन दोनों का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के वो आते हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट, जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ये फ्यू एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेट्स गो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू में लार्ज अमाउंट्स में। देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बेसिकली लैक हो सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कभी एक्सेस नहीं होता है। जितने ज़्यादा हो प्लांट के लिए उतना अच्छा है, प्लांट इनको यूटिलाइज ही करने वाला है। पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हद से ज़्यादा हो तो ये टॉक्सिसिटी प्लांट के अंदर कर देते हैं, समझ रहे हो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी बेसिकली प्लांट टिश्यू में लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, और वो लार्ज अमाउंट कितना है, एक्सिस ऑफ 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। इस प्लांट का ड्राई मैटर लेंगे, प्लांट को तोड़ फोड़ के जो भी ड्राई मैटर आएगा उसमें से अगर 10 मिलीमोल पर किलोग्राम में जो है वो मिल रहा है, वो
मैक्रो वो न्यूट्रिएंट, तो उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कह देते हैं। अब मेन बात एक और आती है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल दे दो हमको, तो देखो खुद से ही दिमाग से करो कि हम ऐसा सवाल नहीं आएगा कि बताओ, वो पूछेंगे क्या ये है या नहीं। तो कार्बन तो है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्या ये है? ठीक है, बिल्कुल है। तो CHON तो है, और जो है फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, ठीक है, और कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है मिडल लैमेला में, और पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है या तो CHON PSK का मांगा, कौन पास की का मांगा ठीक है। तो ये तो निमोनिक भी, अब ये एनसीईआरटी लिखते हैं ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेंटेन फ्रॉम, ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बेसिकली मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2, सबको पता है। अदर आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये एयर से हो जाता है, ये भी एयर और सॉइल दोनों से हो जाता है, मेनली सॉइल से। और ये बाकी जितने भी बचे PSK जो है अपना नाइट्रोजन का मांगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब सॉइल से। तो देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं, और ये ट्रेस अमाउंट होता है कितना स्मॉल है, लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। तो इजीली आपको ये याद है, और ये नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि ये जो है कौन PSK का मांगा नहीं है, तो फिर ये मुर्गी चौथी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर एक और आपको और टेक्निक बताऊं, सर ने कितनी अच्छी बताई है, वो है कि इसमें देखो सब एक एक है, C1 होता है, HO, ये तो चलो आपको याद ही है। दूसरा इसमें करना है तो बोरोन को छोड़ के B2 जो भी है सब 1 1 है, जैसे कि FeMg ऐसे होगा ये, ठीक है, ऐसे लिखे होंगे, कभी भी Mg2 नहीं लिखा होगा। बस बोरोन को छोड़ के बोरोन लिखा जा सकता है ऐसे। तो बस तो इन 17 जो है इन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट अबव जो पहले की बात करिए, और प्लांट को अलग से दे आर सम अदर बेनिफिशियल एलिमेंट सच एज सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। तो ये चाहिए होते हैं प्लांट्स को, रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। तो 4 जो ना बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं ये। तो इसका निमोनिक कर सकते हैं सी को सेल, ठीक है। तो सोडियम, सिलिकॉन जो है, कोबाल्ट और सेलेनियम। तो ये यार कोबाल्ट याद रखना है, और सिलिकॉन, सोडियम। और सोडियम तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर उसको चाहिए, हमको भी चाहिए, हमारे अंदर तो नर्व में, पर प्लांट के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होते, तो यार उनको इतना नहीं चाहिए ये, तो ये अलग से बेनिफिशियल एलिमेंट होता है इसलिए। तो बेसिकली अब एनसीईआरटी कहते हैं कि हम बायोमोलिक्यूल जितने भी हमको मिल रहे हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। वो पहले एसेंशियल एलिमेंट वो जो कंपोनेंट बनाते हैं किसी बायोमोलिक्यूल का, जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाता है एसेंशियल, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पाए जाए, यानी कि सेल कंपोनेंट्स बनाए, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल जो लाइफ के मोलिक्यूल होते हैं, वो तो जो हैं बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ सेल बनाते हैं, जो वो हमारे हैं ये पहली कैटेगरी, ठीक है। तो जिसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यस, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बेसिकली मेन जो है प्लांट को न्यूट्रिशन में मदद करती है। तो ये भी एक तरह से बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चरल उसमें काम आती है। नाइट्रोजन तो जो है कितना अमीनो एसिड्स में भी होता है। और एसेंशियल एलिमेंट जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एटीएम में काम आते हैं, वो होते हैं मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, जो कि काम आते हैं बेसिकली एनर्जी के कंपाउंड्स में। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और फॉस्फोरस में ATP में फॉस्फोरस पाया जाता है, तो वाह, और ATP में सल्फर भी पाया जाता है। तो तो ऐसे 4 कैटेगरी हैं, 2 कह रहा था मैं, 3 थे, तो जो तीसरी में देखते हैं। अब जो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ वो होते हैं जो एंजाइम एक्टिवेट या इनिवेट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रूबिस्को, ठीक है, और फॉस्फोराइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो ये भी PPC जो भी है, तो फॉस्फोराइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज याद रखना। मैग्नीशियम इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये हर अल्टरनेट ईयर जो है ये सवाल आए हैं यहाँ से, इस जो है अब हमारे में भी आ सकते हैं। तो बेसिकली और जो है इसके बाद जो होता है जिंक, और ये मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, सबको पता है। ये रूबिस्को जो है पेप्को, फॉस्फोरस पायरुवेट का जो भी है। और जो है ये जिंक जो होता है अल्कोहल डी एक्टिवेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो इसकी में जिंक आता है। और जो मोलिब्डेनम होता है वो नाइट्रोजिनेज के लिए काम आता है बस। और जो पोटेशियम है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में बहुत जो है मतलब अच्छा काम करता है सेल का। अल्टर द पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सोमेटा, इसके अंदर पंप होते हैं बेसिकली। तो इसलिए जो पोटेशियम है इसलिए एसेंशियल एलिमेंट था, समझे, क्योंकि ये प्लांट में जो उसकी बायो प्रोसेस में काम आ रहा है। मेटाबॉलिज्म में कह लो एक तरह से काम आ रहा है। यहाँ देखे थे ना हमने क्राइटेरिया, तो मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिसिटी,
और जो है अपना नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो वाओ, तो बस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैग्नीशियम, रूबिस्कोर जो पेप्को उसकी होता है, पीपीसी जो ये कार्बोक्सिलेज, जिंक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजन, मोलिब्डेनम नाइट्रोजनस का, पोटेशियम ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करता है स्टोमेटा की। तो अब इनका रोल देख लेते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो हमको याद है, माइक्रो भी तकरीबन याद ही है। तो रोल ऑफ दीज माइक्रो एंड मैक्रो, इनकी कम और टॉक्सिसिटी से क्या होगा, बेसिकली माइक्रो की टॉक्सिसिटी होती है सिर्फ। तो ये दे रखे हैं वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब मेनली एज NO3- आयन, और कुछ में जो है ये NO2 नाइट्राइट आयन और अमोनियम आयन की तरह भी वो होता है। तो ये दीज आर एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कहीं से भी सवाल आ जाएगा कुछ भी। और नाइट्रोजन किस लिए इस्तेमाल होता है, बेसिकली नाइट्रोजन पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक सेल और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल दोनों की बात है, यही ज़्यादा होते हैं, इनमें ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। वाई नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बेसिकली फ्रेमवर्क बनाते हैं इनका, वही बस इनमें ज़रूरत है, ये याद रखना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नाइट्रोजन ही बनाता है। और मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन का होता है नाइट्रोजन, सबको पता है। न्यूक्लिक एसिड का येस इट इज़, विटामिन्स का और हार्मोन्स का बिल्कुल होता है, सो कीप दैट इन माइंड। तो विटामिन्स, अमीन ही तो आ गया, अमीन तो यहाँ से हो सकता है, हार्मोन में बिल्कुल होता है न्यूक्लिक एसिड, यह प्रोटीन में यह। अब फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस कैसे अब्जॉर्ब होता है, H2PO4 या फिर HPO4 मान, तो फॉस्फेट आयन के उसमें बेसिकली फॉस्फेट आयन्स, ठीक है। तो ऐसे चाहे बाईफॉस्फेट हो गया या मोनो, जो भी फॉस्फेट आयन ऐसे होता है ये की तरह PO4 3- कभी नहीं होता, बस हाइड्रोजन एटलीस्ट एक होगा ही फॉस्फेट आयन में, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। और फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबको पता है, बाईफॉस्फोरेटेड। और प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, ये तो इजीली हम बता सकते हैं। और रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ये कभी नहीं पूछेंगे। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स में याद रखना, याद ही है। तो पोटेशियम की बात करते हैं, तो ये है पोटेशियम। तो पोटेशियम बेसिकली K+ आयन की फॉर्म में जो है अब्जॉर्ब होता है, एज यू हैव गेस्ड इट राइट। और पोटासियम जो है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा जो बेसिकली ऐसे सेल्स जो मेटाबॉलिकली एक्टिव, जो ग्रोथ में काम आते हैं, जो बेसिकली हर तरह के ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये जो है इन्हीं में काम आते हैं। किसमें, ये अपने ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जैसे कि शूट होगी, जैसे कि यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स, abundant एंड रूट टिप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में काम आते हैं ये भी, जस्ट लाइक फॉस्फोरस एंड लाइक अदर मोस्ट ऑफ द दिस न्यूट्रिएंट्स। वाई, क्योंकि एक बच्चे को कॉम्प्लान पिलाते, बूढ़े को कॉम्प्लान नहीं पिलाते, तो दिस इज इट। यहाँ पे ही ज़्यादा उसके पास पहले से ही है, जो उग चुका है उसको ज़्यादा जल्दी। और पोटेशियम के काम क्या है, ये मेंटेन करता है, एक तो एनायन कैटायन बैलेंस, ये याद रखना। और दूसरा कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये काम आता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑन स्टोमेटा बेसिकली, और एक और बेसिकली ये कैसे करता है, ओपनिंग ऑफ बाय मेंटेनिंग द टर्जिडिटी, जैसे ही सेल में पोटेशियम आ जाता है टर्जिडिटी बढ़ जाती है, स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट इज़। और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी मदद करता है, तो ठीक है। पोटेशियम मेनली जो है अपना याद रखना कि टर्जिडिटी मेंटेन करता है और ओपनिंग करता है इसकी, और मैनायन कैटायन बैलेंस भी बनाता है, जैसे हम में बनाता है सोडियम पोटेशियम वाला। तो कैल्शियम का फंक्शन देते हैं, एब्जॉर्ब Ca2+, एज सिंपल एज दैट, इसकी तरह में होता है। और ये भी मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में मिलता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। तो बहुत सही बात है, सेल वॉल की सिंथेसिस में ये बिल्कुल काम आएगा। सेल वॉल जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का बहुत बड़ा पार्ट होता है, कैल्शियम हर उसका, हमारा भी, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमिला। तो ये सेल वॉल वो वाली नहीं, ये मिडल लैमिला के अंदर कैल्शियम पैक्टेट वाली है। अब याद हो तो आपको, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, ये उसमें मिलता है हमारी मिडल लैमिला में। और इस कैल्शियम पैक्टेट के जो है डिसोल्यूशन से जो है हमको जो है फ्रूट की राइपनिंग मिलती है। ऑल्सो नीड इन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में, यस ये हम बता सकते हैं। एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी यंगर लीव में नहीं मिलता, यंगर लीव हल्की होती हैं, जब ओल्ड हो जाती है तो सख्त सी जो होती है वो कैल्शियम की ही वजह से होती है। तो ओल्डर लीव नॉट इन यंगर लीव्स। और जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यस, क्योंकि कैल्शियम उसके आयन रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ये सर्टेन एंजाइम और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो अब आता है मैग्नीशियम, जो कि विच इज़ वेरी रेलिवेंट। तो Mg2+ की तरह जोड़े, जैसे सिंपल एज दैट, एक्टिवेट द एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। याद तो रूपिस्को और पेप्को इसी यही करता था मैग्नीशियम, जिंक करता था अल्कोहलिक डिहाइड्रेज, और जो मोलिब्डेनम था वो क्या करता था, मोलिब्डेनम करता था अपना नाइट्रोजिनेस को कंट्रोल। तो ये इसको मत भूलना, मोनो, ठीक है, मोनो या मोनो, बस ऐसे भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन को, नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है। और दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है, राइबोसोम के साथ कुछ आके जुड़ता है ये DNA RNA, यस यस यस। पॉलीसोम जो बनता है राइबोसोम, उसमें मैग्नीशियम आयन की जो है
ज़रूरत होती है, तो ये भी अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल में होता ही, हमने पहले ही पढ़ा है। मेंटेनिंग द राइबोसोमल स्ट्रक्चर, तो पॉलीजोम की बात हो रही है बेसिकली या। तो सल्फ़र को मोर इजीली हम कह सकते हैं कि सल्फेट आयन की उसमें फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और तो बेसिकली सल्फ़र कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 ही अमीनो एसिड में होता है। इनको बोलता है सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड, इनका नाम होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन। तो ये याद रखना, सिस्टीन और मिथ्योनिन आर द ओनली अमीनो एसिड दैट हैव सल्फ़र इन देम। तो ये दैट्स इट। एंड मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम विटामिन, जैसे कि विटामिन जैसे कि थायमीन, तो बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन। तो बायोटीन का जो इससे आजकल जो मामाअर्थ के अनियन ऑयल आ रहे हैं, तो बेसिकली अनियन बायोटीन, अनियन में सल्फ़र होता है और सल्फ़र मदद करता है ये बायोटीन फॉर्मेशन में। तो वाओ, थायमीन, यस थायमीन, कोएंजाइम ए, फेरोडॉक्सिन, तो ये भी जो है सल्फ़र का ही काम होता है। तो बेसिकली अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट आयरन, इस पे सवाल भी आया था अभी पास ही में। तो आयरन जो है Fe3+ की फॉर्म में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो ये पूरा ये इंपॉर्टेंट है। और जो है बेसिकली इसके बाद ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिलता है इन कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या आयरन था मैक्रोन्यूट्रिएंट बताओ? तो क्या था? PSK, CHON, PSK और का मांगे नहीं, एक भी नहीं था आयरन। तो दिस इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे पता लगा सकते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक। ऐसे प्रोटीनों में भी जो है बेसिकली ये इन्वॉल्व है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम आता है, जैसे साइरोटॉक्सिन और साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम में आपको याद आयरन मिलता है, और इसमें भी फेरोटॉक्सिन में भी आयरन मिलता है। तो या तो और इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइड फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+। रिवर्सिबली, ये NCERT इतनी घटिया हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज का मतलब होता है रिड्यूस करना, तो इसको काट के रिड्यूस भी कर दो। पर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रिवर्सिबली Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट करके फिर इसको एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट के द्वारा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इट जो है एक्टिवेट्स जो है बेसिकली कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो ये याद रखना कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में एक एसेंशियल रोल जो है प्ले करता है ये। तो मैग्नीशियम जो है वो फॉर्मेशन में नहीं, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मदद करता है एक तरह से, पर वो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में पाया जाता है, जबकि आयरन उसकी फॉर्मेशन में ही मदद करता है। तो ये भी याद रखना। तो कौन सा वो है जो कैटेलेज एंजाइम को जो है एक्टिवेट कर देता है? तो वो आयरन है। और ये मत भूलना भाई, बिल्कुल भी, ये मैं कितनी बार, मैग्नीशियम जो कहता है रूबिस्को पेप्को को, जिंक जो है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, मोलिबेटरम नाइट्रोजनेस को, और अब Fe भी जोड़ लो। Fe जो किसको करता है बताओ मेरे को? अभी भी मैंने आपको बताया कैटालेज। तो कैटालेज एंजाइम जो होती है वो फेरस की उससे होती है। तो बात आती है मैंगनीज की, Mn। तो ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ही है। Mn2+ की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वाओ, दैट इज अमेजिंग। Mn2 इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यस ये बिल्कुल यूज़ होता है। और जो है ये इसका बेस्ट जो फंक्शन है, जो आया भी हुआ है, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज दैट इट इज़ यूज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू रिप्लेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में। तो ये वाला है लाइट रिएक्शन में मैंगनीज की बहुत स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो या इट इज़ कूल। अब बात आई जिंक की। तो जिंक के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। ये Zn2+ की तरह एब्जॉर्ब होता है। एक्टिवेट वेरिएंट एंजाइम का, जैसे कि स्पेशली कार्बोक्सिलेज। तो आयरन करता था कैटालेज को, जिंक करता है कार्बोक्सिलेज। तो दोबारा से Mg किसको करता है? Mg2+ किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? रूबिस्को और पेप्को। ठीक है, जो अपना क्या था, जिंक की तो था वो भी दोबारा से। तो जिंक जो है किस किस को करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को, और ये अपनी ये जो है कार्बोक्सिलेज, तो कार्बोक्सिलेज। तो और जो है मोलिब्डेनम था वो अपना करता था नाइट्रोजिनेस को। और अभी जो अपना आया आयरन आया था थोड़ी देर पहले, वो करता है किसको? कार्बोक्सिलेज को या कैटालेज को? कैटालेज को। और अभी मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है को, कि जिंक में ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में काम आता है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आता है कॉपर। तो कॉपर Cu2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसको भी रिवर्सिबली यानी रिड्यूस किया जाता है Cu+ से Cu2+। ये भी जो है लाइक आयरन एसोसिएटेड विद सर्जन एंजाइम एंड रिडॉक्स, ETS में ये भी काम आता है बेसिकली। बस कॉपर का इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर। तो अब बोरॉन पे खूब 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 सवाल आए हैं भाई। तो ये BO3- या B4072- की तरह एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यह गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे बोरॉन किया जाता है यही पूछेंगे। और तो सब बता ही दोगे आप। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम 2+। ओह, तो कैल्शियम 2+ का जो है यूटिलाइज ऐसे ही नहीं कर सकता कोई भी। तो बोरॉन जो है एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट जो है यूज़ हो रहा है बेसिकली। मेम्ब्रेन फंक्शन, पोलन जर्मिनेशन, यस दिस इज, इसके ऊपर तो भाई ये चार्ट दिया है ये सवाल एग्जामिनर्स ने।
एंड सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी याद रखना, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन पे आ सकता है सवाल। और जो है डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, इन सब पे भी बोरॉन काम करता है। पोलन जर्मिनेशन से आपको समझ आ जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन और सेल इलोंगेशन ये जो है करता है। तो वाह, और सेल कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन बोरॉन का एक फीचर होता है। अच्छा, अब मोलिबेडनम, एमओ नाइट्रोजनेज में आता है, पहले ही देख लो। अब एमओ को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, MoO2 2 प्लस। तो मोलिबेडनम नाइट्रोजन से ही रिलेटेड होती है मेनली। तो मोलिबेडनम इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, वैसे भी होता है, पर इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेस। ये नाइट्रोजिनेस का कंपोनेंट बहुत अच्छा होता है, इसकी एक्टिवेशन में मदद करती है। एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, तो ये दोनों। तो अभी मोलिबेडनम में एक और जोड़ तो भाई, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोजन रिडक्टेज। ठीक है, तो यस, नाइट्रोजन रिडक्टेज भी जोड़ दो। पार्टिसिपेट इन सेवरल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो ये तो हम इसलिए अब तक समझ ही चुके हैं। कि एक खास बता दो, ये जो नाइट्रोजन बाद का सवाल है, पर अभी भी सुन लो कि नाइट्रोजनेस एक MOFE प्रोटीन होता है। MOFE एंजाइम प्रोटीन ही होती है बस, तो ये याद रखना। तो MO इसमें नाइट्रोजनेस में काम होता है, FE भी काम होता है। तो अब क्लोरीन की बात करें तो दिट इज अब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, तो Cl- आयन। ठीक है, अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटेशियम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम के साथ इसको ले लेते हैं। पोटेशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया आपको पहले। पोटेशियम ये रहा, पोटेशियम K+ की अबंडेंट क्वांटिटी में अरिथमेटिक और ग्रोइंग पार्ट्स में बेसिकली। कैल्शियम जो है ओल्ड पार्ट्स में मिलता है, याद रखना, डिहाइसेंट लीव्स वगैरह में। मेंटेन आयन कैटायन बैलेंस, यस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड मेंटेन टर्जिडिटी, तो ये वो है। कैटा पोटेशियम का, इसका क्लोरीन का भी देख लो। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, सोल्यूट का ये तो बिल्कुल बकवास है। एनायन कैटायन बैलेंस, ये भी जो है उसकी तरह मदद करता है, क्योंकि क्लोरीन और पोटेशियम दोनों एनायन कैटायन होते हैं। यस, इट इज़ एसेंशियली इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ यूज होता है। मैग्नीशियम भी वाटर स्प्लिटिंग में यूज होता है ना, तो उसके साथ साथ रिएक्शन दैट लीड टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो यह, तो मैग्नीशियम के साथ साथ जो है वाटर स्प्लिटिंग उसमें यूज होता है। देखो मैग्नीशियम का ये रहा, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, सॉरी, ये रहा मैंगनीज। तो बेस्ट डिफाइंड एज MgMn+2+ के साथ जो है मैंगनीज और क्लोरीन, यस, ये क्लोरोफिल है, ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में काम आते हैं, मैंगनीज और क्लोरीन। तो ओके, तो अगर एक बार आपको याद है मैंने बेनिफिशियल एलिमेंट बताए थे, उसको याद करना, तो उसकी निमोनिक अच्छा है नासिको से। तो ठीक है, नासी जो नाश करते हैं वो पूछते रहते, तो नासिको से, सासिको सेल नहीं करना है, तो ये नासिको से। तो बेसिकली अब मैं बात करता हूँ डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी तो एक जो कंसंट्रेशन है जिसके नीचे प्लांट के जो मिनरल न्यूट्रिशन आते ही उसकी जो ग्रोथ रिटार्डेड होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो ये होता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अभी देखते हैं बेसिकली the deficiency of symptom vary from element to element and they disappear when the deficient nutrition provided to the plant. critical concentration ऊपर जैसे होगा दोबारा से प्लांट सही होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है, द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिस्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट। बिल्कुल सही बात है, अभी इसके को समझा दूँगा। 4 एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट and are exported to younger developing shoot. The deficiency symptoms tend to appear first in older tissues. तो ऐसे जो वो है जो बेसिकली एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, यानी कि एक्टिवली घूमते रहते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक प्लेस से, वो उनकी अगर कभी डेफिशिएंसी होगी, जो एक्टिवली मोबिलाइज जो घूम सकते हैं जाइलम फ्लोएम इन सब के थ्रू, प्लांट सेल्स के थ्रू, उनकी अगर कभी डेफिशिएंसी होगी, तो वो डेफिशिएंसी हमेशा जो है ओल्ड जो होते हैं बेसिकली वो ओल्डर टिश्यू, यानी कि ओल्ड जो बड़े लोग हैं उनमें थी। जैसे मम्मी घर में, गरीब घर में खाना बना तो मम्मी बच्चे को देगी, मम्मी खुद बूढ़ी रहेगी, तो बूढ़े लोगों में डेफिशिएंसी सिस्टम देखने को, सिम्टम देखने को मिलते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बच्चा। पर अगर जैसे कुछ चीज़ें जो एक्टिवली मोबिलाइज नहीं, जैसे कैल्शियम 2+ से कहाँ मिलता है, ये मैंने बताया था, सर ने भी बताया था कि ओल्ड लीव्स में मिलता है, ओल्ड लीव्स में, डिहाइसेंट लीव्स में या सेनेसेंट लीव में, तो इन सब में मिलता है। ये मोबिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रक्चरल का पार्ट है, स्ट्रक्चरल है उसका। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमेशा टेंड टू सी इन ग्रो, यानी कि ग्रोइंग लीफ या यंगर लीव्स, तो ग्रोइंग या यंगर लीव्स में देखने को मिलती है, क्योंकि कैल्शियम इज इमोबिल, ठीक है, याद रखना। तो एनसीईआरटी ने भी ये बात अभी क्लियर कर दिया कि डेफिशिएंसी सिस्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंगर टिश्यू व्हेनेवर द जो एलिमेंट इज रिलेटिवली मोबिल एंड नॉट ट्रांसफर्ड आउट ऑफ मैच्योर ऑर्गन्स। जैसे कि लाइक इसने आखिरी में कहा, ये पुरानी एनसीईआरटी, ये नई में दिया है, सल्फर एंड कैल्शियम। तो सल्फर और कैल्शियम जो है आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, तो हैंस दे आर रिलेटिवली
जो है इमोबिल एंड दे आर जो है कभी भी अगर वो होगी जो बोलते हैं या डेफिशिएंसी होगी तो ये देखने को मिलेगी यंगर पार्ट में। तो डेफिशिएंसी सिस्टम अब जो है कैसे कैसे हो सकता है प्लांट में, उसकी बात करते हैं। तो हो सकता है जैसे क्लोरोसिस यानी कि क्लोरोफिल कम है, नेक्रोसिस यानी कि टिश्यू डेथ, स्टंट इन ग्रोथ जो हो सकती है, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ जैसे हमारे अंदर बाल की होती है, बर्ड्स की भी प्रीमेच्योर फॉल हो जाते हैं, एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन तक भी हो जाता है। तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोसिस क्लोरोफिल का लॉस होता है लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीफ क्लोरोसिस की वजह से। तो याद रखना। और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये याद रखना पड़ेगा, इतना बड़ा जिंक एंड। तो बेसिकली आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैंगनीज वाटर स्प्लिटिंग में, जिंक भी जो है ऐसे काम आता है, एंजाइम का पार्ट होता है कितनी सारी, सल्फर भी काम होता है। सल्फर भी देखो यहाँ मैंने कहा इतना बात, कितनी सारी को एंजाइम्स का पार्ट होता है, विटामिन का, और 2 अमीनो एसिड तक का पार्ट होता है सल्फेट आयन के फॉर्म में क्या। तो ये भी यहाँ होता है, ना के मांगे तो होगा ये आयन्स जो भी हैं। तो ये याद करने पड़ेगा। नेक्रोसिस किसकी वजह से होती है भाई, ये होती है डेफिशिएंसी कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम। बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम तो आ ही रहा है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो है पार्ट होते हैं बेसिकली। और कॉपर का भी याद रख लेना, कॉपर जो है कई उसमें एंजाइम में काम होता है। और लैक ऑफ लो जो बेसिकली एनएस की है वो को कोज कर देता है, एनएस के एमओ सॉरी लिबिडनम भी, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और सम एलिमेंट जैसे कि एनएस मो तो ये डिले फ्लावरिंग कर देता है। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यही पहले आया हुआ, पर ये भी आ सकता है अगर इसमें एन के एस मो जोड़ दे, बस के और जोड़ दूँ मैं इसमें तो सेल डिवीजन ही बंद हो जाएगा, और एन एस मो जोड़ दूँ तो बस डिले ऑफ फ्लावरिंग। तो ये रोज़ रात रोज़ सुबह जो है हमको याद करने हैं। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी क्या होती है, इसको ऐसे समझो कुछ भी नहीं होती टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट बेसिकली ज़्यादा होने की वजह से कोई सिम्टम आता है। किसी एलिमेंट अगर ज़्यादा है तो उससे कोई ऐसे प्लांट में वो नहीं होगा कि ज़्यादा ड्रग्स पर एलिमेंट ड्रग थोड़ी ना जिसको लेकर कुछ ऐसे सिम्टम नहीं। इससे क्या होता है, अगर मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, 100 के आपने चावल खरीद लिए, रोज़ 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 आप चावल ही खा रहे हो, आपने ज़्यादा चावल ले लिया। अब 100 मान लो 10 लाख, 10 लाख के 10 लाख रुपए के चावल ले लिया आपने। तो अब वो चावल खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, आपकी एनर्जी खत्म, आप चावल के अलावा कुछ नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटीन वगैरह कम हो जाएंगे। तो ड्यू टू ज़्यादा आपने जो कार्बोहाइड्रेट ले लिया अपनी पूरी थाली में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो कम हो गए, तो ये जो टॉक्सिसिटी के कारण जो है डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएंगे प्रोटीन और जो है मान लो फैट्स के, क्योंकि आपने ये तो लिए ही नहीं। तो मेन स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट इज डेफिशिएंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो जैसे इसका एग्जांपल भी देंगे हम, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रो ऑलवेज इन लो अमाउंट वाइल देयर मॉडरेशन डिक्रीज कोड डिफिशिएंसी सिस्टम है ना, मॉडरेट इंक्रीज कोजिज टॉक्सिसिटी। तो डिक्रीज से हमने अभी देखा, इससे पहले डेफिशिएंसी सिस्टम कितने सारे देखो, ये येलोइंग लीफ क्लोरोसिस की वजह से, जो कि बेसिकली लॉस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसकी कई सारे एलिमेंट की एक साथ जो है बेसिकली मान लो डेफिशिएंसी है, मान लो किसी और की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है, न्यूरोसिस जैसे टिश्यू डेथ, नेक्रोसिस। तो ये सब और ये हमने देखा है। और इनका मॉडरेट सा इंक्रीज जो है टॉक्सिसिटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, इनके दोनों में एक स्पेक्ट्रम में ही काम करते हैं, ये उससे ज़्यादा उससे बाहर नहीं। तो इतना क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है, ये जो है ज़्यादा एक्सेस जो होगा वो होगा जो भी है। तो एक नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जिसके बीच में ये एलिमेंट जो ऑप्टिममली काम करते हैं। अब डिफाइन किया गया है टॉक्सिसिटी को, बेसिकली एनी मिनरल एलिमेंट या फिर इसे कहते हैं एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। क्योंकि अदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो 10% जो कम कर दे अगर कोई भी टिश्यू ड्राई वेट, 10 ड्राई वेट का 10% का ही कर दे ड्यू टू कंसेंट जो बेसिकली अपटेक ऑफ वन आयन, तो जिसकी वजह से 10% जो ड्राई वेट है कम हो जाए, तो उसको टॉक्सिसिटी कहेंगे, इस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसने जो है ड्राई वेट को ही 10% कम कर दिया एटलीस्ट। सच करेंसी कंसंट्रेशन वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रो, बिल्कुल सही आता है, आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बिल्कुल होते हैं। टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। मैनी टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। मैनी टाइम नहीं, ये ही होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही होता है, मैंने एक्सेस, किसी की एक्सेस जो है किसी की डेफिशिएंसी बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ, ये सवाल भी हो सकता है, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज Mn की टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन। तो क्लोरेटिक वेन के अराउंड ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। असल में होता क्या ना, मैंगनीज जो है बहुत कॉम्पिटिटिव होता है विद आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एज वेल।
तो आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम के एज वेल बहुत जो है ये कंपेटिटिव होता है। मैग्नीशियम अगर मैंगनीज को ज़्यादा अपटेक कर लेगा प्लांट, इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये जल्दी अपटेक हो जाएगा। तो इसके अपटेक की वजह से मैंगनीज जो है जो बेसिकली ये सब आयरन मैग्नीशियम के अपटेक को बंद कर देगा। मैंगनीज जो है अपटेक ठीक है एंड विद मैंगनीज फॉर बाइंडिंग, अच्छा मैग्नीशियम के साथ भी करता है ये टू बाइंडिंग विद एंजाइम्स। आयरन मैग्नीशियम और ठीक है ये तो या इतना इम्पोर्टेंट, आयरन और मैग्नीशियम के साथ कम्पीट करता है फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम, ज़्यादा बाइंड ये हो जाता है तो ये नहीं होंगे तो ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। और कैल्शियम को ये जो है ज़्यादा उसमें इनिबिट कैल्शियम टू ट्रांसलेटेड टू शूट एपेक्स, तो शूट एपेक्स में बेचारों में कैल्शियम ही नहीं आ पाएंगे तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन्हीं गरीब लोगों का बन पाएगा। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैन्युफैक्चर्स इन फैक्ट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, आयरन मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? तो जो what appear as a symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency of symptom of iron magnesium and calcium। तो हम सोचेंगे कि भाई सॉइल में जो है आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम भी डाल दो, तो ऐसा नहीं होता है, हमको मैंगनीज कम करना पड़ेगा। रियल रीज़न है मैंगनीज ज़्यादा है। अब आता है बिल्कुल नया बहुत देख लिया एलिमेंट, अब एब्जॉर्ब कैसे होते हैं ये एलिमेंट। तो जितनी भी स्टडी हुई है इन सबको समझने के लिए वो आइसोलेटेड सेल्स में हुई है अलग से। तो आइसोलेटेड सेल जिनमें स्टडी करते हैं या कोई भी सेल होगा, हमने तो स्टडी छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बेफालतू बोल दिया। आप सुना मेरी बात। तो दो मेन फेजेस में हम प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला फेज, फर्स्ट फेज में जो है रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस बाय द एपोप्लास्टिक पाथवे, ये पैसिव प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन के द्वारा होती है, तो बस इतना ही याद रखना। और दूसरे फेज में अपटेक, ये जो आयन का अपटेक अब इंटरसेलुलर पाथवे से सेल के अंदर इनर स्पेस ऑफ सेल से टेकन स्लोली होता है, ये स्लो होता है, पैसिव वाला स्लो होता है, ठीक है। ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सॉरी वाला पैसिव था, स्लो होता है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो द सिंपलेस्ट ऑफ सेल, बेसिकली सिंपलेस्ट आपको पता क्या होता है, अंदर लेना, सिंपलेस्ट द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट, ये तो हमने देख लिया, अकर थ्रू द आयन चैनल, यस। एंड द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स, तो ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्स के द्वारा ऑन द अदर एंड द एंटीरियर एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक, सेल के अंदर या बाहर उसमें मेटाबॉलिक एक्सपेंडिचर रिक्वायर होता है। बेसिकली इस तरह के पाथ में जो सिम्प्लास्ट के द्वारा होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस से सेल के अंदर आने की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक इसमें जो एटीपी लगता है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। और इस तरह के जो मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम सिम्प्लास्ट टू द सेल, इसको बोलते हैं फ्लक्स। तो ये इनफ्लक्स हो सकता है या ई फ्लक्स हो सकता है, ठीक है। तो इनवर्ड मूवमेंट को इनफ्लक्स बोलते हैं और आउटवर्ड मूवमेंट को ई फ्लक्स बोलते हैं। तो अब सॉल्यूट्स यानी कि मिनरल जो है सॉल्ट्स, इनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? जैसे कि जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो जाइलम सैप के थ्रू जो है असेंड हो जाते हैं प्लांट में बाय विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर। The minerals are translated through xylem along with the ascending sheet of water which is pulled up through the plant by transpirational पुल, जैसा कि हमको पता है स्टोमेटा के अंदर ट्रांसपिरेशनल पुल वहाँ से बनता है। एनालिसिस ऑफ जाइलम शैप शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन इट, तो यस ऐसे होता है मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है बेसिकली रेडियो आइसोट्रॉप्स भी देखते हैं मिलने कि ये जो है जाइलम के थ्रू होते हैं, बस इतना याद रखना। तो इसलिए जो वो हार्टवुड होती है वो इन सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करते करते वो हार्टवुड बनती है, रेजिन, सॉइल, टैनिन, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पैराकाइमेटस, बलून, ट्रैफ्यूल्स तो होती ही हैं। तो बेसिकली सॉइल में होते हैं पहले से ही। ये सब आ कहाँ से रहे हैं? ये सब जो है बेसिकली एलिमेंट्स तो ये सॉइल के थ्रू आते हैं, सबको पता है सॉइल के अंदर होता है। तो सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज दीज मिनरल्स बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सॉइल वाटर भी देती है, एयर भी, सॉइल इलेक्ट्रोमीटर दैट सप्लाइड द प्लांट या और सिंस डेफिशिएंसी ऑफ अफेक्ट द क्रॉप टिल, तो सॉइल को हमको जो है एसेंशियली सॉइल जो है रॉक की वो होती है, रॉक को तोड़ के बनती है, तो वो भी होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन, पर हमको बाहर से भी फर्टिलाइजेशन खल्ली पल्ली डालना पड़ता है। खल्ली वो सफ़ेद चौक होता है जिससे कैल्शियम मिले प्लांट को, और ये सब जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये हमको नाम सारे याद हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी पूरे चैप्टर की, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेट्स गो। तो ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का दोबारा से। तो शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के इंट्रोडक्शन से। बेसिकली तो हमको पता है CHON होता है सबसे पहले, फिर होता है PS के काम आगे, ठीक है। प्लांट तो अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता है। नाइट्रोजन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल्स का भी होता है, तो याद रखना, एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स एज वेल। तो वाओ। और ऑल्सो प्लांट कम्पीट विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन, क्योंकि इससे पहले सॉइल वाले उसमें हमने जो है देखा था कि जो है प्लांट जो है नाइट्रोजन के लिए कम्पीट करते हैं। तो सॉइल में जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो या लेट्स गो।
तो ये समझाएंगे सर। तो बेसिकली अब ये देखो आपके सामने ये ऐसे ये चार्ट पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, पर अभी के लिए एटलीस्ट फॉर नाउ बस इतना ध्यान रखो, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है अभी हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे दे रहे हैं। इंडस्ट्री में भी की जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकली भी की जाती है। बेसिकली बिजली चमक गई तो N2+H2 जो है NH3 बना देती है ऐसे, तो नो प्रॉब्लम, वो ये हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। और ये जो है ऐसे अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, बायोलॉजी के द्वारा लिविंग। तो नाइट्रोजन को NH3 में कर दिया जाता है बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम में, नाइट्रोजन फिक्सर। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम आपको याद हो तो कौन वो करता था, मोलिब्डेनम। तो यही सवाल आएगा बैक्टीरिया के। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सारे बैक्टीरिया के नाम याद होने चाहिए। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया देखते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सबसे पहले। तो एरोबिक कंडीशन में जो फिक्स करते हैं वो होते हैं हमारे एजोबैक्टर और जो है बीजेरिक। तो AB एरोबिक, ठीक है बस। और जो हमको एनारोबिक तो पता ही है, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम और थायोस्पाइरिलम। गलती से बोलते हैं थायोस्पाइरिलम, यहाँ कोई काम है, ये रोडो है, इसके पीछे के पीछे रोडो लिखा है, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक, ठीक है। BCR, तो ठीक है, तो बसर मच रही है इधर एनारोबिक इसमें, तो BCR, ठीक है, एनारोबिक BCR। और एरोबिक जो है एजोबैक्टर और बीजेरिक। फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया की याद करें तो आपको नोस्टोकैनाबिना पहले से ही आता है। और सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया जो करते हैं, बेसिकली सिम्बायोटिक जो है एसोसिएशन मिलती है किसी के साथ बैक्टीरिया, वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट के साथ मिलता है, ये भी बीजी होता है। और फ्रैंकिया भी एक बीजी होता है जो नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ मिलता है। और नोस्टोकैनाबिना ये तो हमारे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होते ही हैं, तो वाओ। और ये फ्रैंकिया एलनस के साथ मिलता है, ये NCERT में गिवन, तो याद रखना, नॉन लेगुमिनस एलनस और राइजोबैक्टर जो राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स। तो ये था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बाय लिविंग बींग्स, लिविंग बैक्टीरिया, सॉरी बींग्स कह रहा हूँ। तो ये थे सब। तो बेसिकली ये आ गया, बेसिकली एक्सप्लेन कर गया। तो नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ एक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है, और नेचर के लिए भी। तो लिमिटिंग जो है न्यूट्रिएंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसकी लिमिट होती है तो प्लांट को कम्पीट करना पड़ता है, जैसा कि बताया है। तो नाइट्रोजन एग्रीगेट 2 नाइट्रोजन एटम जो कि ऐसे N2 के फॉर्म में ये रहता है, जो कि एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में। तो वो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज रिफर्ड टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अमोनिया के फॉर्म में इसको बदलना। तो नेचर लाइटिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, तो नेचर में एक और चीज़ बता रखी है कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO2 N2 इन सब में लाइटनिंग और UV जो है के थ्रू भी हो जाती है नेचर में, ठीक है। इंडस्ट्रियल में जो है होता है, फॉरेस्ट फायर, ये सब भी नाइट्रोजन के लिए पावर जनरेट करते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली। और एक और अच्छी बात कि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो बेसिकली जो कोई डेड जो प्लांट है उसके सड़ रहा है, इसके ऊपर बैक्टीरिया आ रहे हैं, इसके अंदर की नाइट्रोजन को तोड़ के वो अमोनिया बना रहे हैं, इसके अंदर की नाइट्रोजन को वो अमोनिया में जो बना रहे हैं, इस तरह की उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो दिस इज इट। तो बेसिकली अब हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख, अब हम देखेंगे अमोनिफिकेशन जब डिकेइंग बायोमास से अमोनिया बनता है तो इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और इसमें माइक्रोब्स लगते हैं, तो इन माइक्रोब्स के सबके नाम हम जानेंगे। तो ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं ये होते हैं बैक्टीरिया रेमनोसम और बैक्टीरिया वल्गैरिस। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वो आएगा, कौन सा है सोच सकते हो आप, एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ देख के लगता है कि भाई ये तो फंजाई के पार्ट है, पर नहीं, एक्टिनोमाइसिटीज़ बैक्टीरिया होते हैं। तो ये याद रखना, एक्टिनोमाइसिटीज़ इज़ इंपॉर्टेंट इन दीज माइक्रोब्स ऑफ अमोनिफिकेशन। तो या दैट इज़ ईजी पीजी और वेरी क्रीजी चीज़ी कह सकते हैं। तो ये देखो डेड डिकेइंग बायोमास का अमोनिफिकेशन हो रहा है, और ये भी दोबारा से अमोनिफिकेशन से अमोनिया में बदल किया गया है। तो अमोनिया बनाने के 3 तरीके हैं मैं कहूँगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल जो बेसिकली ऑटोमोबाइल वगैरह से निकल रहा है, बायोलॉजी में हमने देख ली, इतने सारे अभी नाम पढ़े थे सूडो, वो क्या बोलते हैं, इतने सारे नोस्टोकैनाबिना, फ्रैंकिया, बीजरिंक, एजोटोबैक्टर, क्या क्या पढ़े थे, एनारोबिक फ्री लिविंग सिम्बायोटिक सब पढ़े हैं हमने, डोंट वरी, राइजोबियम सब पढ़े। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अमोनिया, इन सबसे अमोनिया बनता है। और जो है ये अमोनिया जो है अमोनिफिकेशन से भी या फिर डेड डिकेइंग बायोमास से भी बनता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल होते हैं। अभी ये इतनी देर से नाइट्रोजन साइकिल हम देख रहे हैं। सॉइल के अंदर जो है बेसिकली हमने पढ़ा था पीछे भी कि ये जो सॉइल के अंदर होता है, ये जो अमोनिया बन रहा है माइक्रोब्स के द्वारा या फिर अमोनिफिकेशन के द्वारा, ये थोड़ा सा उड़ जाता है जो है अपने इसमें एटमॉस्फेयर में, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका सॉइल में ही रहता है NH3।
क्योंकि ये और जो है बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये, और नाइट्रो ऐसे देखते हैं अभी वो बैक्टीरिया जो इस नाइट्रिफिकेशन और जो है नाइट्रोफिक ऐसे ये सब इन सब में मदद करते हैं ये स्टेप में। पहले NH3 को NO3 2- में बदला जाता है, फिर NO2 2-, या देखते हैं अभी क्या है ये। फिर ये बेसिकली अब ये NO3 जो माइनस है, एक मिनट, अच्छा NO3- है ये, ठीक है आप 1200। ये जो NO3- है ये प्लांट के द्वारा लिया जाता है, प्लांट बायोमास बना लेता है, प्लांट को एनिमल बायोमास। जब ये दोनों डिग्रेड होते हैं दोबारा अमीनिफिकेशन होकर NH3 ऐसे कैसे डल जाता है और ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। नए जो प्लांट आए इनके बच्चे वो अपने माँ बाप का बायोमास खा जाते हैं। तो सॉइल एंड पूल में जो बैक्टीरिया एक बार उनको भी चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। पहली प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, जो अमोनिया को बेसिकली इसमें नाइट्राइट में बदलती है, ठीक है। नाइट्रेट होता है NO3 2-, ठीक है, NO3- 2- या माइनस, हाँ NO3- होता है नाइट्रेट, नो प्रॉब्लम। तो जो नाइट्रिफिकेशन करता है बेसिकली NO2- में वो होता है नाइट्रोसोमोनास, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोकोकस। वैसे सारे इंपॉर्टेंट, ये ऐसे कैसे सवाल आए हुए हैं। और जो इसको नाइट्रेट को जो जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। तो नाइट्रोबैक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ जो है इस सॉइल एंड पूल में जो ये नाइट्रिफिकेशन और नाइट्राइटिफिकेशन हो रहा है बेसिकली। तो नाइट्राइट को बनाने में, NO2- को बनाने में लग रहे हैं हमारे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, जबकि यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस NO3 नाइट्रेट बनाने में। तो वाह, तो इनको याद करना है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है। तो BC, तो देखो इसकी जो है, तो जो SC होते हैं, SC जो ये SC समझ रहे हो अपने शेड्यूल कास्ट जो है, तो ये पकड़ेंगे NH3 को, भाई NH3 बना दिया इनने, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने, वाह है नाइट्रोजन, ये बना दिया रे बना दिया। अब SC आएंगे, लूट लो दान में दे दिया NH3 बना के। हमारे इन जो फ्री लिविंग जो भी थे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उन्होंने दान में दे दिया अमोनिया। अब दान लेने कौन आएगा? SC आएगा। तो SC दान लेके अब टट्टी फैला जाएंगे NO2-। अब टट्टी फैलाते ही जो है हम लोग नॉर्मल लोग में BC बोलेंगे इनको। BC क्या किया, तो इनकी टट्टी में ऑक्सीजन जोड़ के NO3 2- नाइट्रेट बनाएंगे। ट्राइट टट्टी जैसा है, ट्रेट बनाएंगे, ठीक है। प्लेट में डालेंगे इनको, इन्हीं को खिलाएंगे, तो नाइट्रेट BC बोलेंगे हम इनको, बस इतना याद रखना। अमेजिंग। तो SCBC करके याद कर लेंगे, भूलना ये मत भूलना। नाइट्रिफिकेशन जो भी है ये सब एक जो है कीमोटोट्रोफिक प्रोसेस है, तो ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट पूछूँ मैं अपना इसका, बेसिकली अमोनिया से फाइनली क्या बनता है? तो अमोनिया से बेसिकली बनता है हमारा NO2- पहले, NO2- फिर बनता है NO3-, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। ये किसके द्वारा? SC के, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये BC की, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस हैं। BC का क्या है? ये CC क्या है? अच्छा यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर है, बस नाइट्रोबैक्टर ही दिया हुआ है, C तो दिया ही हुआ ना इन्होंने, ओके। तो बेसिकली नाइट्रोसिस्टिस, तो नाइट्रोसिस्टिस जो है हम करेंगे वहाँ पे नाइट्रोकोकस नहीं, नाइट्रोसिस्टिस आएगा, ठीक है। और इसके बाद NCERT कहती है ये कीमोटोट्रोफी, जैसे कि मैंने बताया। तो नाइट्रोजन थस फॉर्म्ड बाय इज NO3- बेसिकली जो नाइट्रेट है NO3, इसको ऑब्जर्व करेगा, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स रिड्यूस टू अमोनियन, लीव्स इसको दोबारा अमोनिया में बना देगी NH3 में। बेसिकली इसको पहले क्यों नहीं किया फिर? क्योंकि यार NH3 ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होता। तो विच फाइनली फॉर्म्स द अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अमीन ग्रुप क्या होता है? तो अमीन ग्रुप यार सिंपल RNH2 ऐसे होता है, NH2, तो इसको अमीन बना लिया जाएगा, ठीक है, अमीनो एसिड में, ओके। तो इस नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डी। अब ये अलग आ गया, बिल्कुल अलग कहानी है, बिल्कुल सब भूल जाओ जो पहले है। बस ये याद रखो कि जो नाइट्रेट अब प्रेजेंट है सॉइल में, बचा हुआ है नाइट्रेट NO3- जो एक्सेस है, अगर ये ज़्यादा होगा ये प्लांट, इससे भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसका ये भी इलाज होता है। कुछ जो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इसको दोबारा डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, इसको दोबारा से नाइट्रोजन में बना देते हैं, और ये नाइट्रोजन फिर दोबारा से इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया में बदल देते हैं। तो वो भी एक चीज़ है। और ये जो NO3- में जो है N2 में बदल देते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया है? ये है सूडोमोनास और ये है थायोबैसिलस। तो सूडोमोनास और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन में मदद आते हैं। तो इसको याद रखना भाई, थायोबैसिलस का थायो से कोई काम लेना देना नहीं, उसका डीनाइट्रिफिकेशन है। सूडोमोनास का भी डीनाइट्रिफिकेशन दोबारा से, मतलब नाइट्रोजन को दोबारा से डी बनाना,
बेसिकली नाइट्रेट जो है उसको दोबारा से डी नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन में बनाना, ठीक है, ऐसे याद करना। तो अभी सर दोबारा से समराइज़ करने हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग। बेसिकली जो है हमारे बैक्टीरिया वगैरह उनकी बात करेंगे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सब कुछ देख लो। ये नाइट्रोजनियस स्पिनेस सब बचा चुका हूँ मैं। नाइट्रोजन को NH3 में करते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया, ये जो सामने है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन जो कि एरोबिक है, हमने देखा एजोबैक्टर और बेजरिंग पहले ही। और जो एनारोबिक है वो है रोडोस्पाइरलम बैसिलस, और जो एक और था कौन सा, क्लोरोबियम। तो ये एनोबेने थे, एनाबिना नहीं, ये एनारोबिक थे। और जो है अब फ्री लिविंग थे एनाबिना और नोस्टॉक। और जो है सिम्बायोटिक थे, उसकी बात करेंगे, सिम्बायोटिक पे अलग से है। सिम्बायोटिक है राइजोबियम, और जो है अपना ये फ्रैंकिया करता है अल्नस में नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स एंड रूट ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि, ठीक है, नॉन लेगुमिनस प्लांट की जो है में नोड्यूल्स में एल्नस बनाता है। और राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी गार्डन पे, ये बीन्स इनकी उसमें एसोसिएशन में लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो एक जो इसने ये शायद करना भूल गया या क्या, जो भी आप बाद में बताएगा, ये चीज़ है लेगुमिनस प्लांट। किसी भी आप लेगुमिनस प्लांट की रूट निकालो बिना उसकी फ्लावरिंग से पहले, तो उसकी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के पास स्फेरिकल आउटग्रोथ सी दिखेंगी ऐसे। स्फेरिकल आउटग्रोथ को आप काटोगे, इसका क्रॉस सेक्शन लोगे, तो इसके अंदर जो है पिंक सा जो है सेंटर मिलेगा, इसका पिंक सी नोड्यूल मिलेगी। तो व्हाट मेक्स द नोड्यूल पिंक? सेंट्रल पोर्शन जो है पिंक होगा या रेड होगा। तो इसको सेंट्रल पोर्शन को पिंक या रेड बनाता कौन है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन। तो ये याद रखना, लेग्यूम्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। व्हाट द हेल मैन। तो बेसिकली अब देखते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की बात। तो नोड्यूल बनती कैसे? जैसे ये वो अपनी रूट है, रूट हेयर है, ये रूट हेयर, ठीक है। तो रूट है, इसमें बैक्टीरिया भी हैं, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। और अब ये जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली ये सॉइल के पार्टिकल के पास आएंगे और एक इन्फेक्शियस थ्रेड अपने आप ऐसे फिलामेंटस बना के इसकी रूट हेयर के अंदर से ऐसे जाते जाते कोर्टेक्स के अंदर पेरिसाइकल तक पहुंच जाते हैं भाई। इनर कोर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल अंडर डिवीजन, ठीक है। और ये डिवीजन के अंदर ले आते हैं, इनको डिवाइड करवा देते हैं और ये ऐसे एक मेच्योर नोड्यूल सा बना लेते हैं, ऐसे समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये एक नोड्यूल बन जाएगा बड़ा सा, इसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन होगा। ये राइजोबियम की बात हो रही है इधर। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। तो रूट हेयर बेसिकली कर्ल हो जाता है, हुक फॉर्मेशन, इसकी वजह से, बैक्टीरिया ऐसे आने की वजह से। और राइजोबियम इस रूट हेयर के नियर डिवाइड करने लग जाता है, क्योंकि उसको फिलामेंट बना के एक इन्फेक्शियस थ्रेड बनाना है। तो डिवाइड नियर इट, सक्सेसफुल इन्फेक्शन हो जाता है इधर, और ऑफ द रूट हेयर सेल कॉजेज इट टू कर्ल, बिल्कुल हुक फॉर्मेशन में कर देता है ये मदद। इन्फेक्शियस थ्रेड कैरीज द वो बैक्टीरिया टू जो है अपना कोर्टेक्स, द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड टू रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स एंड causes inner cortical and perical cycle to divide। तो वाह, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड गेट मॉडिफाइड टू रोड शेप बैक्टीरियोइड्स में बन जाता है बैक्टीरिया, और जो है अपने इनर कोर्टिकल सेल, पेरिसाइकल सेल है, उनको डिवाइड करवा देता है। डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कोर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल लीड टू नोड्यूल फॉर्मेशन। इनकी तो सबसे इंपॉर्टेंट ये किसकी, उससे क्या रूट हेयर की वजह से नोड्यूल होता है? नहीं, कोर्टिकुलर और पेरिसाइकल सेल के डिवीजन की वजह से होता है ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। तो वाओ, दैट इज़ कूल। और ये बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोइड में बदल जाते हैं, रोड शेप्ड। और डी पार्ट में देखो, एक मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विद वैस्कुलर टिश्यू कंटिन्यूअस विद इन दोज ऑफ द रूट। सो वाओ, तो वैस्कुलर टिश्यू इसलिए ताकि बैक्टीरिया को खाना मिल पाए, इसलिए तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है भाई। बस थ्योरी देख लेता है और एक बार। तो ये देखो नोड्यूल, फिर तो नोड्यूल फॉर्मेशन जो है मल्टीपल स्टेप में होता है। राइजोबियम, और लाइजोबियम उसके पास जो है मल्टीप्लाई एंड कोलोनाइज सराउंडिंग को यहाँ पे डिवाइड होना शुरू होता है, अटैच कर देता है एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल, ठीक है। उसके बाद रूट हेयर सेल को कर्व बनवा के जो है एक हुक बनवा देता है। एंड द इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू कोर्टेक्स ऑफ द रूट। कोर्टेक्स के अंदर भी बेसिकली इनर कोर्टेक्स और पेरिसाइकल के सेल तक, वेयर द इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी कि उनके डिवीजन। कोर्टेक्स ऑफ द रूट इन द कोटिया, कोर्टेक्स के अंदर होता है। बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल विच लेड्स टू द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। ओके, तो बेसिकली बैक्टीरियोइड्स में बदल जाते हैं ये ऐसे, जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में अपने आप को बदल लेते हैं। फिर बैक्टीरियोइड रोड शिफ्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, बेसिकली हेटेरोसिस्ट्स की बात हो रही है, मे बी तो होनी भी चाहिए यार, तो वो बना लेंगे जो भी है। एंड द नोड्यूल थस फॉर्मेट डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट, तो ताकि ये खा पाए अपना वेस्कुलर कनेक्शन के साथ फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अमेजिंग। और द नोड्यूल कंटेन्स ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज एंजाइम नाइट्रोजिनियस, ठीक है, नाइट्रोजिनियस एंजाइम होती है इसके अंदर। लेग हीमोग्लोबिन, इसका काम बहुत, लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या था? हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने वाला। तो क्योंकि नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल के अंदर जो है हमको एनारोबिक कंडीशन चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो जो लेग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर देता है, ऑक्सीजन को बुरी तरह से अपने अंदर बिल्कुल खा जाता है, ये सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, एनारोबिक कंडीशन बना के रहता है हमारी लेग्यूम के अंदर, रूट नोड्यूल के अंदर, सॉरी।
एक ही बात है। तो द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज ए MOFE प्रोटीन, ये याद रखना, मोलिब्डेनम और आयरन का प्रोटीन होता है, ये मैंने पहले ही बताया, विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। इसके बाद NO2 अलग बैक्टीरिया के काम हो, SC और BC का काम है। तो ये तो भाई याद ही रखना है पूरे तरीके से आपको कि सब मेन बात इसकी क्या है। इसमें यहाँ पे पहली बात तो ये देखो कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो रिएक्शन है, अमोनिया नाइट्रोजन जो फिक्स कर रहे हैं ये राइजोबियम, ये ATP रिक्वायर करता है। ये एक एनर्जी जो है एक्टिव प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये फ्री में नहीं आती। पहली बात है कीमोटोट्रोफिक जो है बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इक्वल टू कीमोटोट्रोफिक, तो काट दो। पहली बात तो ये 16 ATP लगती है, वो तो एक नाइट्रोजन को 2 अमोनिया बनते हैं एक नाइट्रोजन से। ठीक है, दूसरी बात और जो है एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनते हैं, चलो आपकी बात मान ली। और हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, तो ये तो सवाल भी देखा है मैंने नीट में शायद, तो हाइड्रोजन रिलीज होता है जब अमोनिया फिक्स होता है तो नाइट्रोजन से, तो या इजी पीजी। तो बेसिकली अब और थोड़ा सा एनसीईआरटी वो करती है बैक्टीरिया का। द एंजाइम नाइट्रोजन इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, तो इसके लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन स्क्वेवेंजर को बुलाते हैं, यानी कि लैग हीमोग्लोबिन को। तो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द माइक्रोब्स लीव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग के अंदर जो माइक्रोब्स हैं हमारे अंदर, जो वो नाइट्रोजन में फ्री लिविंग रह रहे हैं, फ्री लिविंग वो नाइट्रोजन को बिल्कुल फिक्स नहीं करते, उनको नाइट्रोजन से लेना देना नहीं है। तो या और उस फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते, तो नाइट्रोजिनेज वैसे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजिनेज यहाँ पे नॉट ऑपरेट इनएक्टिव होती है। पर जैसे ही ये अपने रूट नोड्यूल बनाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट चालू हो जाता है और इनके अंदर नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी काम करने लग जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन स्कैवेंजर के द्वारा क्रिएट किया गया एनारोबिक वातावरण। सर ने और अच्छे से इसको डिफाइन किया है। NCERT भी आगे लिखती है कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस बाय, इस जो है प्रोसेस में अमोनिया बनता है नाइट्रोजन से बाय नाइट्रोजिनेज एंड दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें रिक्वायर होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक मोल NH3 बनाने के लिए 8 ATP लगती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 8 ATP। तो ये 2 नाइट्रोजन से बेसिकली 2 NH3 बनते हैं, तो वहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस में 16 ATP लगती हैं, एक्टिव प्रोसेस होती है ये। पर 1 मोल NH3 के लिए 8 ATP, तो 2 मोल यानी कि जो नॉर्मल प्रोसेस में बनते हैं उसके लिए 16 ATP, तो 16 हमारे 2 के लिए, तो ठीक है। और 8 हाइड्रोजन आयन या 8 इलेक्ट्रॉन भी लगते हैं, बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है अभी के लिए। तो बेसिकली ये जो फोटो है ये क्या कह रहे हैं ना, ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेसिस पे आके नाइट्रोजन ऐसे 2 फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था ना N2 लगता है NN, तो ठीक है ये N2 में 8 जो है H+ लगते हैं, 8 H+ बनते हैं, तो ये 2 NH3 बना देता है। तो और प्लस में ADP वेटीपी वगैरह भी जो भी होता है। हाइड्रोजन तो यहाँ 6 ही है, 3 बार H+ आते हैं, देखो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो वो तो हाउ कूल इज़ दैट। तो ऐसे N2 से आगे लगता है H3, 2 बार 3 बार H आएगा, 2 इंटू H, तो 2 NH3 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेसिकली, N2H6 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन इससे बाहर निकलेंगे, नाइट्रोजन इज अलग अपना रास्ता देख रही है। अब 2 मोल ऑफ NH3 जिसमें 16 ATP लगे हैं बनने में, वो अपना अलग रास्ता देख रहे हैं। तो वाओ, ऐसे तो नाइट्रोजन फिक्स हो गई हमारी NH3 में, तो दिस इज़ इट। तो अभी फेट ऑफ अमोनिया, तो ये अमोनिया की 2 फेट, एक तो हमने देखी ली वो N2 और नाइट्रेट तक बन जाता है SCBC से, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका भी होता है, अमोनिया को प्रोटोनेट भी कर सकते हैं हम अमोनियम के फॉर्म में NH4 आयन, वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसोसिएट, जैसा कि हमने कहा नाइट्रेट बना लेते हैं इस बार, पर एज अमोनिया आयन, तो ठीक है। तो अमोनिया को भी कर लेते, नाइट्रेट को भी कर लेते और अमोनिया को भी। पर अमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रेट। पर एक तरीका होता है, तो तरीका तो पढ़ना चाहिए यार। नाइट्रेट को नहीं करें तो अमोनिया से कैसे करेंगे? मान लो नाइट्रेट बनाने वाले बैक्टीरिया है ही नहीं हमारे पास, तो सिर्फ अमोनिया ही बना है, तो उससे क्या करेंगे भाई? तो उसके भी तरीके हैं, हमको नाइट्रेट तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है लेग्यूमिनस प्लांट में। तो ये बेशक टॉक्सिक है थोड़ा सा, प्लांट खुद भी डाई हो सकता है, पर करते हैं फिर भी। रिस्क है तो इश्क है, तो ठीक है। लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक NH4 वाला, ठीक है, पर हैंस कैन नॉट अक्यूमुलेट इन दैम, ठीक है। अमोनिया अक्यूमुलेट नहीं हो सकता कभी भी भाई, अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली तो ये बात है। तो अमोनिया को कन्वर्ट करके बचा जा सकता है इस टॉक्सिसिटी से। तो लेट अस सी हाउ NH+ इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स इन प्लांट। देयर आर 2 मेन वेज इन विच दे कैन टेक प्लेस। तो अमीनो एसिड होंगे जब तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन ले पाएंगे, अमीनो एसिड के बिना तो कुछ नहीं होता। प्रोटीन होते हैं, वही स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट होते हैं हर चीज़ का, वही एंजाइम बनाता है, वही सब कुछ। तो इसलिए इसका जो है प्रोटीन में तो अमोनिया बहुत काम आए, नाइट्रोजन बेसिकली अमीन ग्रुप बहुत काम आएगा। तो बेसिकली NH4 को यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के लिए। तो लेट्स सी दैट। तो अभी जो है ये रिडक्टिव अमीनेशन पहली प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, अमोनिया को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये बस याद कर लेना, इससे सवाल आ सकता है, टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड इस इक्वेशन में दिया हुआ है, अल्फा क्यूटरेट प्लस ये जो भी इसमें एंजाइम लगती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस।
दो चीज़ याद रखनी है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ NH4 को, और एंजाइम लगती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके बाद होती है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन पे ऐसे एक अमीनो डोनर होता है, उसके साथ NH3+ अभी जोड़ रखा है, ऐसे H पे जो भी है अमीन रिसेप्टर बेसिकली। इसमें एंजाइम पूछ लेगा ट्रांसएमिनेशन में, तो इसमें एंजाइम लगती है ट्रांसअमीनेज, ठीक है। तो इन्वॉल्व द ट्रांसफर अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। तो अमीनो एसिड से कीटो एसिड में, देखो ये कीटो एसिड है, इस पर हम जो है छोड़ देते हैं अपने इसको, एक अमोनियम NH2 को, NH2 का ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है। तो ओके, इससे हट जाएगा ऐसे कैसे, ये एक्सेप्टर डोनर है जो भी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल भी। फॉर्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन अमीन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इससे भी अमीनो एसिड बने, ट्रांसअमीनेशन ये हम देख ही रहे हैं, अमीनो एसिड बनाने की ट्रांसअमीनेशन से अमोनिया को यूज़ करके अमीनो एसिड बना लिया जाता है। तो ट्रांसअमीनेज जो है इसमें कैटालिसिस लगती है। बिल्कुल इससे सवाल नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूँ। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स बेसिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रोसेस के, जो बनते हैं बेसिकली अमाइड, पता है सबको, NH2 कुछ जो भी होता है एस्परजिनेट और ग्लूटामेट। तो ये जो है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाने में काम आते हैं प्लांट के अंदर। एस्पार्टिक एसिड कितना बढ़िया हार्मोन होता है, ग्लूटामिक एसिड तो बस पता ही है, एक तरह से अमीनो एसिड एक फंडामेंटल है, फाउंड इन प्लांट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया, ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये प्रोटीन को बनाते हैं, यानी कि अमीनो एसिड होते हैं, इन अमाइड से बनते हैं, जैसे एस्परजिनेज और ग्लूटामाइन। ईजी है, कर सकते हैं, अमेजिंग। और अगला कुछ जो है बेसिकली, तो बेसिकली से एक और, सोयाबीन के अंदर जो नाइट्रोजन जो फिक्स्ड होती है, बेसिकली फिक्स नाइट्रोजन एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूरिड्स। तो सोयाबीन के अंदर यूरिड्स के फॉर्म में फिक्स नाइट्रोजन होती है, तो ये एक्सपोर्ट की जाती है यूरिड्स के फॉर्म में। सोयाबीन का नाम आता है यूरिड्स, याद रखना। यूरिड्स के अंदर हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो होती है, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। देख लो एक बार, सुन लो इसके बाद एंजाइम का नाम पूछ लेगा, कहाँ से सवाल आता है, रिक्वायरमेंट पूछ लेगा, बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे सवाल नहीं आता, ठीक है। ज्यादातर सवाल बैक्टीरिया से ही आएगा, या बहुत हो गया तो तुमसे ATP कंजम्पशन पे सवाल पूछ लेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन पे पूछ लेगा, ऑक्सीजन स्कैवेंजर पे पूछ लेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा मिनरल न्यूट्रिशन।